वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपका क्लास 9 जियोग्राफी का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया इट्स लोकेशन एंड साइज को मैंने कंप्लीट करा दिया। उससे सारे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। आज एनसीईआरटी के हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवोल्यूशन, आज फ्रेंच रिवोल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसका भी जैसे नोट्स आप बना रहे हैं इसका भी नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे नोट्स बनाएंगे ताकि रिवाइज करने के लिए आपको काफ़ी कम टाइम में भी अधिक से अधिक चीज रिवाइज कर सके और एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। ये है फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिक चीजें क्या है? चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच आज का फ्रांस। फ्रांस एक देश है, यूरोपियन कंट्री का एक मेंबर है। यूरोपियन कंट्री क्या है? यूरोपियन कंट्री यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित 27 कंट्रीज का एक समूह है, जो सारे लोग अपने जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर सारी चीज आपस में डिवाइड करके सब आपस में कोई एग्जिस्टेंस उनका है। और जिस तरह हमारे भारत के कोई भी बंदा एक राज्य से दूसरे राज्य बिना वीजा बिना परमिट के जा सकता है, वहां पे व्यवसाय कर सकता है, वहां पे चीजों को कर सकता है, उसी तरह जो 27 यूरोप के देश हैं आपस में सारी चीजें बिना कोई वीजा के, बिना कोई पासपोर्ट के जाके कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ईयू के अंतर्गत एक देश है फ्रेंच। आज फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, वहां पे रिवोल्यूशन होता है। आपने फ्रांस को देखा, फ्रेंच को आपने मैप में भी देखा कहां है। अब बात करते हैं सर, आप पूछेंगे सर रिवोल्यूशन क्या होता है? तो जब रिवोल्यूशन की बात आती है तो मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी रिवोल्यूशन क्या होता है, एंड द सेकेंड होता है मूवमेंट कहिए या सोशल मूवमेंट कहिए। रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति और मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। रिवोल्यूशन मतलब क्रांति और मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। मैं दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस है मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर अपने प्रीवियस चैप्टर अपने चैप्टर पे हम आएंगे और जो चीजें उसमें इंक्लूड की गई उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवोल्ट में लिखा हूं, रिवोल्ट या रिवोल्यूशन का मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा हूं जो कि बुक में लिखा गया है, और मैं इंटरनेट की सहायता से भी यहाँ पे मैं नोट डाउन करने की कोशिश किया हूं विकिपीडिया की हेल्प से। रिवोल्यूशन क्या होता है? Revolution is a fundamental and relatively sudden change in a political power and a political organization which occurs when the population revolts against the government. If we talk about in simple way, if the people of a country they revolt against the government या against the system which is in the power on that time. रिवोल्यूशन एक ऐसी, आपको कह लीजिए एक सिस्टम है, एक ऐसा चेंज लाता है रिवोल्यूशन जो अचानक उस देश के रहने वाले लोग, उस देश में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जो भी चीजें हैं उससे वो लोग परेशान हो चुके हैं, उसके अगेंस्ट में लोग विद्रोह करते हैं, उसके अगेंस्ट में लोग गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करते हैं, सडन, अचानक। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, कोई भी चीज सडन नहीं होता है। कोई भी रिवोल्ट बोलते हैं तो रिवोल्ट सडन होता है, अचानक लोग एक गैदर ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें लोग कुछ भी कर देते हैं, जो लोग का ग्रुप होता है कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जो रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट का जो बैकग्राउंड होता है, रिवोल्ट की जो पृष्ठभूमि होती है, इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से प्रिपेयर हो चुकी होती है, और वही पृष्ठभूमि एक दिन सडन रिवोल्ट कर देती है, सडन एक रिवोल्यूशन का फॉर्म ले लेती है, सडन एक क्रांतिकारी और एक क्रांति का रूप ले लेती है, वही रिवोल्ट कहलाता है। एक बार और बता दूं, इज अ फंडामेंटल रिवोल्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड रिलेटिवली सडन चेंज। ये एक प्रकार का बेसिक और मूलभूत अचानक परिवर्तन होता है राजनीतिक शक्ति में, या राजनीतिक जितने भी इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनमें चेंज करने के लिए उस देश के लोग उस देश के गवर्नमेंट के विरुद्ध ये विद्रोह करते हैं। तो उस देश के लोग, किसी भी देश से गवर्नमेंट के विरुद्ध विद्रोह क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, वो गवर्नमेंट लोगों के राइट्स को डेमोलिशन कर रही है, लोगों के राइट्स का हनन कर रही है, लोगों को फ्री या फ्रीडम, आजादी नहीं दे रही है।
लोगों के साथ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। यदि लोगों के पास तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तब लोग उस समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विरोध करते हैं, वही रिवोल्ट होता है। अब सेकेंड है मूवमेंट, आंदोलन क्या होते हैं? अ सोशल मूवमेंट इज लूजली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, टिपिकली अ सोशल, अ पॉलिटिकल और अ पॉलिटिकल वन। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट में एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह होता है, एक डेफिनेट गोल की तरफ लोग बढ़ते हैं, और ये सडन नहीं होता है। ये जो मूवमेंट होते हैं, इट टेक्स टाइम्स, इट टेक्स 50 ईयर्स, इट टेक्स 1 सेंचुरी, इट टेक्स 200 ईयर्स, कभी 50 साल लग जाते हैं, कभी 200 साल लग जाते हैं, कभी 100 साल लग जाते हैं। और ये मूवमेंट एक डेफिनेट गोल को अचीव करने के लिए लोगों द्वारा किया गया एक प्रकार का डिमांड होता है अपने गवर्नमेंट के प्रति, या उनके देश में जो उस समय पावर होती है, पावर में जो गवर्नमेंट होती है, जो फॉर्म वहां पे होता है, उसको वहां के लोग उसको डिमांड करते हैं, हमको ये चाहिए। एक डेफिनेट गोल होता है। लेकिन रिवोल्ट ऐसा नहीं होता है, रिवोल्यूशन ऐसा नहीं होता है, रिवोल्यूशन ऐसा नहीं होता, वो सडन चेंज हो जाता है, सडन पॉलिटिकल पावर चेंज कर देंगे, सडन वहां का जो सोशल सिस्टम उसको चेंज करने की बात करेंगे। हालांकि इसकी बैकग्राउंड 100 ईयर्स 200 ईयर्स बैक तैयार होती है, लेकिन सडन वो अचानक कर देते हैं एक दिन। लेकिन मूवमेंट एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है, मूवमेंट में टाइम लगते है, टेक्स टाइम अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 100 साल, 20 साल, 50 साल, कितने भी साल लग सकते हैं एक मूवमेंट को होने में। और मूवमेंट में एक फिक्स गोल होता है, एक डेफिनेट, एक निश्चित लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, उसको फॉलो करने के लिए, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए उस देश में जो उस समय वर्तमान में जो सरकारें होती हैं, उनसे वो डिमांड करते हैं, मांगते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और फाइनली उन्हें मिलता है। जैसे भारत पे अंग्रेजों का शासन था, भारत गुलाम था अंग्रेजों के, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम अंग्रेजों से अचानक कभी रिवोल्ट करके उनसे हमने आजादी ली ही नहीं, क्योंकि हमारे लोग उतना शिक्षित थे ही नहीं, हमारे लोग पॉलिटिकल राइट्स को नहीं समझते थे, हमारे यहाँ लिटरेसी का अभाव था, मतलब शिक्षा का हमारे यहाँ कमी थी, लैक ऑफ एजुकेशन, नॉलेज की कमी थी, अवेयरनेस की कमी थी, तो हम रिवोल्ट नहीं कर पाए। 1857 का आपने रिवोल्ट देखा होगा, अचानक वो, और अचानक वो रिवोल्ट खत्म भी हो जाता है। लेकिन हमने, आप पढ़ते होंगे, जैसे गांधी जी नेशनल मूवमेंट में आते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं, यानी मूवमेंट एक चलाते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं, और वो आंदोलन लगभग 40 से 50 साल चलता है, और फाइनली 1947 हम आजाद हो जाते हैं। तो वो था मूवमेंट। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल के तौर पर मूवमेंट ले सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और यहां पे एग्जांपल में लिख सकते हैं रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी रिवॉल्यूशन और मूवमेंट का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाई इट मैटर्स, आखिर वो क्या चीज है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें कर रही है। हम क्यों रिवोल्ट की बात करेंगे, हम क्यों रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, हम क्यों क्रांति लाने की बात करेंगे। जब हमको इग्नोर किया जाएगा, जब हमारे राइट्स का आप डिमोलिशन करेंगे, जब हम हमारे फ्रीडम को आप छीनेंगे, जब हम फ्रीली लाइफ जीना चाहेंगे, आप हमारे फ्रीली लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तब मैं आपके अगेंस्ट में रिवोल्ट करूंगा। तो कुछ ऐसी चीजें थी फ्रेंच में, जो मोनार्की सिस्टम थी। आज आप देख रहे हैं दुनिया के लगभग 90% लोग आज डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। हम मानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री का फॉर्म अलग अलग है, लेकिन उस जमाने में 1789 के जमाने में पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं थे। उस समय मोनार्की अपने पीक पे था, और राजतंत्र अपने पीक पे था, तानाशाही व्यवस्था भी अपने पीक पर था, राजतंत्रात्मक प्रणाली अपने पीक पर थी। और फ्रेंच में भी यही हाल था, फ्रेंच में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोनार्की सिस्टम थी, राजा होता था और राजा की सारी प्रजा होती थी। राजा के वर्ड्स उसके लॉ एंड रूल होते थे, नियम और कानून होते थे। राजा जो कहता था वो होता था। तो जाहिर सी बात है, राजा अपनी मनमानी करता था, और राजा कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, आम इंसान के राइट्स को वो खुद उन पे इंटरफेयर करता था, उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता, अधिक से अधिक टैक्स लेता था। इन तमाम सारी समस्याओं का हल फ्रेंच में 1789 14 जुलाई 1789 में रिवोल्ट होता है। तो देखते हैं आखिर कौन से मैटर थे वो, कि क्या क्या लोग डिमांड करना चाहते थे, क्या चाहते थे फ्रेंच के लोग जो रिवोल्ट की बात करने लगे, क्या चाहते थे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन अ न्यू एज
फ्रांस की क्रांति एक नए युग की शुरुआत थी। यूरोपियन पॉलिटिकल लाइफ में, यूरोपीय राजनैतिक जीवन में, यूरोप में जितने भी देश है, वहां की जितनी भी राजनैतिक इकाइयां थी, राजनैतिक जीवन थे, उनके लाइफ में, उनके उस जमाने में, उस समय यूरोप में ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, एक नए युग की शुरुआत थी। एक नए युग की शुरुआत थी। मैं नए युग शब्द यहाँ पे मैं लिखा हूं न्यू एज, क्यों? क्योंकि एक नए शब्द का वहां पे एग्जिस्ट होता है, एक नया शब्द हमारे अर्थ पे आता है, एक नए शब्द की बात होती है, एक नए राइट्स की बात होती है। वो नए राइट्स क्या है, आगे हम देखेंगे। द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर इन फ्रांस वॉज डिस्ट्रॉयड। जो प्राचीन और जो पुराने पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे, जितने पुराने राजनीतिक कानून थे, राजनीतिक नियम कानून थे फ्रांस में, सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए, सारे के सारे बर्बाद कर दिए गए, सारे के सारे को तबाह कर दिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। क्यों तबाह कर दिया गया? कहीं ना कहीं वो फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच के जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे, जो एंशिएंट और जो ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे, दैट वाज रियली वेरी बैड। वो बहुत बेकार थे, बहुत बुरे थे, और उसी की वजह से लोगों ने रिवोल्ट किया और जाके ये पॉलिटिकल ऑर्डर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो आखिर जब आप चीज किसी को उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं, तो आप आगे तो कुछ सोचे होंगे। आप मान लीजिए प्लान ए प्लान बी बनाते हैं ना, हमको ये बनना है, फाइनली ये नहीं बने तो हम ये कर लेंगे। तो प्लान ए तो उनका था, हमको रिवोल्ट करना है और मोनार्की सिस्टम को खत्म करना है। तो लेकिन आप मोनार्की खत्म कर रहे हैं, तो मोनार्की के स्पेस पे, मोनार्की के प्लेस पे कुछ तो लाएंगे। वही नए युग की शुरुआत है, और न्यू एज, एक नए युग का उदय है। वो क्या चीजें थी? द न्यू ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल राइट्स। वो नए कानून आए, नए नियम आए, नई चीजें आई। वो किस पे आधारित थी? इंडिविजुअल राइट्स, एक एक व्यक्ति के अधिकारों पे आधारित थी। एक एक व्यक्ति, इंडिविजुअल राइट्स, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स। राजा के मन में जो आए वही नियम कानून होता है। राजा की नजर में कोई, उसके नजर में कोई बड़ा नहीं है। राजा जब चाहे जिसको चाहे अपने अकॉर्डिंग घुमा सकता है। राजा जब चाहे जिसको चाहे सजा दे सकता है। लेकिन जब राजा को हम हटा रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंडर में हम उसको हटा रहे हैं, ओल्ड रेजिम को हम तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, न्यू रेजिम, न्यू एरा का हम उत्थान कर रहे हैं, उदय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे, प्रत्येक नागरिक का एक एक अधिकार की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसे संस्था बनाएंगे जिसमें सारे लोग मिलकर उस संस्था को चलाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक एक आदमी के अधिकारों की बात मैं कर रहा हूं, एक नए संस्था का डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। उस संस्था में सारे लोग मिलकर देश को चलाएंगे। एंड द लॉयल्टी टू द नेशन, और एक ऐसा लोगों के अंदर एक देश के प्रति एक वफादारी की भाव रहेगा, देश के प्रति एक नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, देश के प्रति मर मिटने वाला एक जुनून होना चाहिए। ऐसा एक देश के अंदर हम लोगों को अपने अंदर एक फीलिंग को जगाएंगे। लॉयल्टी फॉर द नेशन, टू डू और डाई, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून, देश के लिए वफादार बन जाने का जुनून, ये चीजें वो लोग डिमांड करते थे। वो चीजें वो नए एरा के रूप में लाते थे, लाए। ओल्ड रेजिम को डिस्ट्रॉय किए, मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए, इंडिविजुअल राइट्स की बात किए, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात किए, और उसके साथ साथ लॉयल्टी टू द नेशन, राष्ट्र के प्रति वफादारी और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति, यानी द फीलिंग फॉर द नेशन, अपने देश के प्रति प्रेम की बात की, द लव फॉर द फीलिंग फॉर द नेशन, देश के प्रेम, देश के लिए प्रेम की बात वो करते हैं, rather than the monarchy, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जगह पे। एंड द रिवोल्यूशनरी अपहील, यानी अपहील मतलब पूरा तहस नहस कर देना, यानी पूरा तबाह कर देना, बर्बाद कर देना ऑफ द एरा। यानी वो रिवोल्यूशनरी एक ऐसे एरा की तलाश में थे, यानी पुराने अपहील कर देना, उसको उलट पुलट देना है, पूरा नक्शा ही बदल देना है। एंड स्पेशली इन फ्रांस, पूरे फ्रांस में। और क्या करना है? क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज। जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांति की बात कर रहे थे, जो रिवोल्यूशन लाए थे, उनका मानना था जो भी पुरानी चीजें सबको उखाड़ के फेंक दो, तख्ता पलट कर दो, या सारी चीजें हटा दो। एक नए आइडिया की बात करते हैं, एक नए आदर्श की बात करते हैं। वो आदर्श, वो आइडियाज लोगों के इंडिविजुअल राइट्स के होंगे। लॉयल्टी फॉर द नेशन, लव फॉर द नेशन, एंड आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इंस्टीट्यूशंस, वो बात करते हैं। और उसमें वो भी ये भी कहते हैं, समराइज इन फ्रेंच, फ्रेंच के लोगों के लिए एक स्लोगन देते हैं, फ्रेंच के लोगों को संक्षेप में एक नारा देते हैं, समराइज्ड फॉर्म में, संक्षेप में, छोटे से रूप में एक नारा देते हैं। वो नारा क्या होता है? लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। एंड दिस आइडियाज ट्रांसफॉर्म फ्रांस, देन स्प्रेड द अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये आइडिया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी पूरे यूरोप में फैल गया, और यही लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी पूरे यूरोप को एक नए देश के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया।
ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक ऐसे देश के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जो आज भी फ्रांस का नाम हम लेते हैं तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बातें करते हैं, क्योंकि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की बात तो वही कर सकता है जिस देश में इसका उत्थान हुआ है, और फ्रेंच इसका जनक है। फ्रेंच देश, फ्रांस देश इसका फादर है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की बात तो वही पहली बार धरती पर करता है, और इस प्रकार ये आइडिया पूरे यूरोप में फैलता है, और यूरोप में फैलने के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलता है, और उसी की देन है, फ्रांस की देन हम अपने देश में भी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक भारतीय संविधान में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी की बात, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात की गई है। और क्या बात, और लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सारी जगह स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 में बात की गई स्वतंत्रता की, आजादी की बात की गई है हमारे देश के संविधान में। ये सारी चीजें हम फ्रेंच से अपने देश में जब संविधान बना रहे थे तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लेते हैं। तो ये था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की भावना। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का जो आइडिया था पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को कौन देता है? फ्रेंच देता है। मैंने आपको बेसिक में आज मैंने आपको रिवोल्यूशन समझाया, क्रांति समझाया। क्रांति क्या होता है? क्रांति कुछ नहीं होता है, क्रांति जस्ट अ सडन चेंज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के विरुद्ध एक अचानक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन पॉलिटिकल राइट्स को लेकर हो सकते हैं, इकोनॉमिकल राइट्स, सोशल राइट्स को लेकर हो सकते हैं। और मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट एक ऐसा एफर्ट होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो किसी पर्टिकुलर टारगेट्स को, पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए लड़ा जाता है। और मैंने बताया क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हम करने जा रहे हैं। मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंच मतलब फ्रांस के बारे में मैंने बताया कहाँ उसका लोकेशन है, और रिवॉल्यूशन क्या होता है मैंने समझाया। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्यों? पहला क्वेश्चन ये उठता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? चैप्टर में दिया है तो मैंने आपको समझाया फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि जो ओल्ड जो रेजिम थी, पुरानी कानून थे, पुरानी नियम थे, पुरानी मान्यताएं थी, वो मोनार्की थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, लोगों के कोई इंडिविजुअल अधिकार नहीं थे, लोग घूम नहीं सकते थे, लोग अधिक से अधिक टैक्स देते थे, लोगों का शोषण होता था, लोग को एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, लोग एक इंसान की तरह न होकर एक जानवर की तरह जीवन जीते थे। और वो एक लिमिट से जब ज्यादा हो गया, जब सीमाएं पार कर गई, जब एक हद को पार कर गया, तब रिवोल्ट हुआ। 14 जुलाई 1789 में रिवोल्ट हुआ। और उस रिवोल्ट के अगेंस्ट जो रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी वहां के जो नेता थे, उन्होंने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी जैसे आइडियाज की बात की, और ये आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया। और आज पूरी दुनिया अपने देश में संविधान में इस आइडिया को रखी है। पूरी दुनिया के संविधान में ये आइडिया है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बातें पूरी दुनिया के संविधान किससे लिया? फ्रेंच से लिया है, फ्रांस से लिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसीलिए किसी भी एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एक बुक हो, भारत में प्रत्येक बुक में हिस्ट्री के ये बातें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आपको समझे, आप समझे ये फ्रेंच से ये वर्ड आया तो क्यों आया, इस वर्ड के पीछे आखिर क्या छुपी थी। बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ, यदि ग्रुप में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।